हम करेंगे रिसर्च के ऊपर जो क्वेश्चन हमने कल किया था, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। 7 हो गया था कल क्या? 7 करना बाकी है। The process not needed in the experimental research is observation, manipulation, controlling, and content analysis। बताएं क्वेश्चन 7 के लिए। कल हुआ था सर। ये हो चुका था? हाँ सर का। ओके, 8वां हो चुका था, 8 क्वेश्चन। नहीं सर, यहाँ से चालू। 8 से करनी है ना? जी सर। द टर्म phenomenology is associated with the process। जो टर्म phenomenology है, तो ये किससे संबंधित है? एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इज, ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च, या ऑप्शन बी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन स्टडी, या प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये क्या है सर, फेनोमेनोलॉजी? फेनोमेना मतलब होती है घटना, किसी घटना को हम फेनोमेना कहते हैं। सर उसको हम इवेंट भी बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में हम प्रायिकता कहते हैं। ये आपका एट रैंडम होती है, मतलब प्रायिकता जो होती है, क्योंकि ये आपका यादृच्छा कहते हैं इसको हिंदी में। इसका सी है सर। सी आएगा ना? फेनोमेनोलॉजी क्या होती है? जब कोई आपका कोई घटना घट रही है, इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, क्वालिटेटिव में होगा? नहीं। फेनोमेनोलॉजी क्या होती है? फेनोमेना मतलब कोई इंसिडेंट या कोई घटना होती है। तो फेनोमेनोलॉजी ये स्टडी होती है किसके लिए? विजुअल परसेप्शन। आप कह सकते हो कि फेनोमेनोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ द विजुअल परसेप्शन, दैट इज मेथड फॉर, किस लिए होती है? एक्सप्लेनिंग फेनोमेना इन रिलेशन टू अदर फेनोमेना। किसी एक घटना के साथ दूसरी घटना का जो फेनोमेना होती है उसके साथ होता है ये संबंध इसका। तो क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि एक कंट्रोल वेरिएशन है, उसके साथ अगर हम कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम करेंगे, तो क्या करें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? को रिलेशनल स्टडी करता है, सह संबंध। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, को रिलेशनल स्टडी होगा ना? हाँ सर। रिलेशन है सी ना? होगा सर, सी सी। होगा। तो जिन्होंने भी डी दिए, पंडित जी आपसे शायद डी दिए। अच्छा 8 के बताएं, अच्छा 7 के बता रहे थे, 7 के तो नहीं सर, मैंने तो सी बोला सर। अच्छा ठीक है। 9 के बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से याद रखिएगा, क्वांटिटी मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। किसको आप, नीचे जो वेरिएबल है उसको आप क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता है, कौन से बताएं? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पहला ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सेकंड ऑप्शन बी है मैरिटल स्टेटस, सी है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और डी है प्रोफेशनल एटीट्यूड। बताएं, बहुत सोच के बताइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कोशिश करें। क्या होगा बताएं क्वेश्चन 9 का? डी सर। डी बता रहे हैं?
हाँ क्वांटिटेटिव, आप भी क्यों बता रहे हैं बताइए। जो प्रोफेशनल जो होता है ना, जो उसका आप कभी काउंट नहीं कर सकते ना, क्वांटिटेटिव हो सकता है क्या। नाइन का ए नहीं। आप देखो क्या होगा, अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल किसे कहते हैं। ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज दैट विच कैन बी, बताएं क्या होगा। नंबर्स में हो सकता है। हाँ, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे उसका, कोई न्यूमेरिकल कोई स्केल होंगे, जैसे ऑर्डिनल हो गया, या इंटरवल में करते हैं, या रेशियो स्केल करते हैं। जैसे आपका कोई हाइट हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीजों को हम कर सकते हैं। लेकिन किसी का प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है, वो उसको हम कभी आप काउंट कर सकते हो कितनी है, नहीं कर सकते। नहीं सर, वो गुणात्मक आ जाएगा सर, क्वालिटी में आएगा। सर मैंने सी और बी तो एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन मैं ए और डी में से एलिमिनेट नहीं कर पाई। मुझे डाउट था कि डी हो सकता है, लेकिन ए पे भी वैसे ही डाउट लग रहा था। इकोनॉमिक स्टेटस आपका सर यहाँ पे इकोनॉमिक लिखा है तो हम इसको भी एनिमेट कर सकते हैं ना फिर इसके लिए। हाँ, मतलब वो सैलरी के इसमें आ जाएगा, सोशो हाँ इकोनॉमिक वही। स्टेटस। होगा ना, हाँ इसको हम नहीं कर सकते इसको। नाइन्थ का ए, नाइन्थ का ए नहीं होगा। नाइन्थ का क्या होगा। आप लोग खाली ये सोचे कि हम क्वेश्चन तक कैसे आंसर तक पहुंचे, रॉन्ग आंसर्स को कैसे हम एलिमिनेट करें, या राइट को कैसे चूज करें, बस यही इसका टेक्निक है। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग पार्टिसिपेट करें, सही गलत की बात नहीं है, बात ये कि आप कैसे सीखते हो। यहाँ अगर आप इस चीज को सीख गए ना कि रॉन्ग आंसर को कैसे एलिमिनेट करें, तो आप अगर नहीं भी आता तो भी आप सही करके आओगे। क्वेश्चन डी, अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव effectiveness ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर। एक डॉक्टर जो है डेंगू फीवर के दो दवाइयों का अध्ययन करते हैं। हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज, उनके रिसर्च को आप क्या बोलोगे। डेस्क्रिप्टिव सर्वे, डेस्क्रिप्टिव सर्वे, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या केस स्टडी, या एथनोग्राफी। ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ क्या बोल रहा है। डॉक्टर स्टडीज रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द टू ड्रग्स, दो ड्रग के रिलेटिव इफेक्टिवनेस कर रहे हैं। क्या होगा, क्या काटोगे, पहले काटो इसको। केस स्टडी तो नहीं आएगा सर। ओके, सर इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बढ़िया, क्लियर हो गया ना कैसे करते हैं। आप जितने ज्यादा इन्वॉल्व होगे ना, उतने ज्यादा धीरे धीरे आपका ब्रशअप होता जाएगा, आपको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होती जाएगी। सर इथनोग्राफी का एक बार बता दीजिए प्लीज। इथनोग्राफी में हम क्या, इथनोग्राफी कोई बताया, मैंने बहुत बार बताया, कोई कोई बताए क्या होती है, आपने सब कोई बताए, देखते हैं कि आप लोग कितना तैयार है। एक बार सर इसका हिंदी बताइएगा सर। कल ही बताए थे सर आपने, नृ कल ही नृ बताए थे सर आपने। नृ जातीय हिंदी इसका होता है, नृ जातीय। निर्जातीय, निर्जातीय। हाँ, बताइए क्या होती है, समझाइए। सर मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से उसको पढ़ा हूँ सर। आप समझाइए ना, जो आप समझिए समझाइए, वो काफी अच्छा हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने में। मैंने बहुत बार बोला है, आप बताओ, कोई भी जिसको आता है अच्छे से बताइए। सर हम कोशिश करते हैं। सर निर्जाति यानी जो हमने ऐसे पढ़ा है कि जो अलग अलग क्षेत्रों पे जो बिछड़ी हुई जनसंख्या रहती है, जैसे हम सुने भी रहते, जैसे आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं ना, मतलब बिछड़ी हुई जनसंख्या, ठीक है, उसमें आ नदी, जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में जो संख्या रहती है उसको उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं वहां जाकर। ओके ठीक है, मैं आपको फिर वहां से बता जाकर रहा हूँ। हाँ, आपने जो कोशिश किया है, अच्छे कोशिश किया आपने, मैं फिर से बता रहा हूँ। हमारे जो मोरल वैल्यूज होती है ना, वो एथनोग्राफी में आती है। मैंने बोला था उसको जो हम अध्ययन करते हैं। मैंने ये भी बोला था आपको कि हमारे जो संस्कार होती है, उसका बहुत साइंटिफिक वैल्यू होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि सनातन धर्म में जितने भी आपका जो क्रियाएं की जाती है, उसका वैज्ञानिक वैल्यू ऐसा ऐसा है। तो इसके लिए जो हमारे जो जितने भी हमने एक कल्चरल जो वैल्यूज होती है, या आपका जो मोरल वैल्यूज होती है, उसका जो हम साइंटिफिक जब अध्ययन करते हैं, उसका जब हम रिसर्च करते हैं,
तो वो सारा आती है आपका इथनोग्राफी में आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बहुत बार बोला था आपको, कल भी उस दिन भी बताया था कि महिला जो सिंदूर लगाते हैं उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रूप है, आप पढ़ना मिलेगा। ऐसे हम जो आज्य चक्र में जब हम लोग चंदन का टीका लगाते हैं तो किस तरह से आपका सिक्रेशन होती है, किस तरह से सारा चीजें होती है, ये हमारे क्या है एक सामाजिक परंपरा का, ये हमारे आपका अपने मूल्यों का जो हमें जो वैल्यूज जो हमें सिखाई जाती है उसके ऊपर हम जब वैज्ञानिक शोध करते हैं तो ये सारा आपका आती है एथनोग्राफी में। मोरल वैल्यूज भी आपके इसी में आती है। क्लियर होगा जिन्होंने पूछा था? जी सर, थैंक यू सो मच। आप बताइए 10th का आंसर बताया आपने? ओके ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। क्योंकि आप ड्रग का जब करोगे तो एक्सपेरिमेंट ही करोगे ना। ड्रग ड्रग मतलब दवाई। दवाई आपका किसी डेंगू फीवर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करोगे? किसी को आप दवाई दोगे, आप देखोगे कि दवा उसको सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करोगे आप? वो एक्सपेरिमेंट ही हुआ, उसमें आप कोई, हाँ एक्सपेरिमेंट करने से पहले बाकी तो आप देखते ही सारा चीज, उसको थ्योरीज वगैरह क्या है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने से पहले, जैसे मान लो कि ये जो अभी जो आपका जो वैक्सीनेशन हुआ है, थ्योरी तो था उसके ऊपर, लेकिन ट्रायल किया गया कि नहीं किया? तो ट्रायल क्या हुआ? वो तो एक्सपेरिमेंट ही हुआ ना, कि हमने 1000 लोगों पे ट्रायल किया, 2000 लोगों पे ट्रायल किया। तो ट्रायल के बिना कोई मेडिसिन मेडिसिन कभी आ सकता है मार्केट में? बताओ। आप खुद सोचो, क्या कोई मेडिसिन बिना ट्रायल किए मार्केट में लॉन्च हो सकता है कभी? पॉसिबल है? कितना ही उसके बाद पीछे थ्योरी दे दो। पहले हम देखते हैं ना कि पहले हम जानवर पे देखते हैं कि आपका एनिमल पे कैसे काम करता है, उसके बाद हम जैसे आपका मंकी पे देखते हैं, दूसरे दूसरे चूहों पे देखते हैं, उसके बाद हम कुछ इंसान पे देखते हैं, उसके बाद ही ना आता है ना ये क्या हुआ। आप बताओ इसको क्या बोलोगे आप? केस स्टडी बोलोगे, या डेस्क्रिप्टिव बोलोगे, या एथनोग्राफी बोलोगे, या एक्सपेरिमेंटल बोलोगे? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है आपको? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? एक्सपेरिमेंटल। सबको क्लियर तो हो गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टेंथ में 11th क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसर्च टूल? निम्न में से कौन सा शोध के टूल है? ग्राफ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपके पास है इलिस्ट्रेशन मतलब उदाहरण, ऑप्शन सी है क्वेश्चनायर मतलब प्रश्न उत्तर, और ऑप्शन डी है डायग्राम मतलब चित्र। क्या बोलोगे? तो रिसर्च का टूल्स क्या है? सी। क्वेश्चन आपने सी क्यों बोला? सर क्वेश्चनरी है ना, अपनी प्रश्नावली जो है, हम उसका आंसर उसी से तो पाएंगे ना। ये तो इसका पार्ट है बहुत अच्छा, अनुसंधान का। बहुत ही अच्छे। 11 का सी सब लोगों ने बोला। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं 12 बता रहा हूँ, आप लोग पूछे डाउट है, क्योंकि डाउट पूछेंगे तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। आप लोगों को जिसको डाउट है पूछ सकते हैं। विशाल जी आपने सी क्यों बोला, बताया एक बार। विशाल जी। हेलो। तो हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बताएं। क्योंकि सर क्वेश्चन आयर से सर जब हम रिसर्च करते हैं तो मतलब जब रिसर्च करते हैं तो लोगों से उस पे अपने जो टॉपिक रहता है उस पे सवाल जवाब करते हैं कि मतलब इस शोध के बारे में उनका क्या अनुभव है, मतलब हमारी शोध का किस धारा में जा रही है। बहुत अच्छे। मतलब ये टूल की तरह आपका काम किया ना, रिसर्च टूल की तरह, इससे आपने या सर मतलब ये हमारे लिए सहायक होता है कि जैसे कि हम जैसे मनोवैज्ञानिक के तौर पे रिसर्च अगर कर रहे हैं तो जब आदमी मिलेंगे उनसे हम अपने टॉपिक को लेकर सवाल जवाब करेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस दिशा में जा रही है हमारी रिसर्च। बिल्कुल। मैं कुछ और लोगों से मैं पूछना चाहूंगा जिनको आंसर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। पुष्पा मुर्गत जी, आप बताएं। अब हमारे क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन 11 की? पुष्पा जी माइक खोले प्लीज। नमस्ते सर। जी मैं आज ही अटेंड करी सर, मेरे को उतना नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी आपने अटेंड किया आपने? हाँ, आज ही, इतने दिन नहीं हुआ आई थी, कोई बात आज ही नहीं, अटेंड करी मैं। कोई बात नहीं। आप पीछे का सॉरी वीडियो सर। देखिएगा, कोई डाउट हो तो सॉरी आप, सर। हाँ कोई बात हाँ, नहीं, आप पीछे का वीडियो देखिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा। ओके 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 सर, ओके सर, थैंक यू। व्हाट्सएप।
रंजना जी आप बताएं। जी सर, मैंने बता दिया ना अभी। अच्छा आपने बता दिया। राधिका जी। हाँ। तृप्ति जी, तृप्ति जी हमारे साथ है, अब बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसका 11th का। तृप्ति जी माइक खोले प्लीज। जी जी हाँ जी नहीं आप सर, बताएं। नहीं बता पा रही हूँ। रिसर्च के नहीं। आप बताएं क्या आपका रिसर्च टूल हेलो। क्या होना चाहिए। हाँ हाँ हेलो। जब आप किसी को हाँ बोलिए। क्वेश्चन करते हो, जब आप क्वेश्चन करते हो तभी ना हमें पता चलता है ना। जैसे आप मतलब सर्वे करते हो, तो सर्वे में आप क्या करते हो, क्वेश्चन तो करते हो, या आप किसी का इंटरव्यू लेते हो तो क्या करते हो, आप उनसे सवाल करते हो। जैसे डॉक्टर अगर किसी का जांच करना चाहेंगे तो क्या जी जी। करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन करेंगे ना। अगर आप मान लो सर्वे करने जाओगे तो आप लोगों से पूछोगे ना। अगर मान लो कि आप इस बात को जानना चाहते हो कि कौन से पार्टी इलेक्शन में जीतेगी, तो आप लोगों से पूछोगे ना कि आप किसको आप वोट दोगे, क्यों दोगे, सब क्वेश्चन आप सवाल ही करोगे उससे ना। ना तो वहां पे आप कोई ग्राफ दिखाओगे, ना आप जी जी डायग्राम सर। दिखाओगे, क्या करोगे, क्वेश्चंस करोगे ना। तो क्या हो जाएगा, रिसर्च रिसर्च शोध का टूल आपका क्या जी हो जाएगा, क्वेश्चन। क्लियर हो गया। ओके। क्वेश्चन 12, न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉ ऑफ मोशन, दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, गति के 3 नियम दिए थे, इसको आप क्या बोलोगे। ऑप्शन ए है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन बी है सैंपल सर्वे, ऑप्शन सी है फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी है अप्लाइड रिसर्च। क्या बोलोगे आप। जी सर, अप्लाइड। अप्लाइड रिसर्च। कोई और आप बताएं, बाकी लोग। आप आपने जो बोला अप्लाइड रिसर्च, आप इसको फॉलो करो। राधिका जी बताया आपने आंसर। देखो हाँ जी सर। ये देखो क्या बोला है, 3 बेसिक लॉ। ठीक है, ये मैं 12 बोल रहा था ना। टेक्निकल वर्ड को आप पकड़ो जिसके जरिए आप आंसर तक पहुंचोगे। बेसिक लॉ बोला गया है। अप्लाइड में हम क्या करते हैं, अप्लाइड में हम बेसिक लॉ का हम वैसे करते हैं, नहीं करते ना। अप्लाइड में क्या होती है कि पहले से कोई थ्योरी होती है, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं, बेसिक लॉ नहीं होता है ना। इसे बोला है न्यूटन गिव 3 बेसिक लॉस ऑफ मोशन, 3 बेसिक लॉ है। इसमें फंडामेंटल रिसर्च आएगा हाँ जी, क्या आ जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च आ जाएगा। सर, सैद्धांतिक शोध। राधिका जी आपको क्लियर हुआ। हाँ जी जी सर, सर, हो गया। फंडामेंटल रिसर्च आएगा, प्रयोग किया था ना, प्रायोगिक रिसर्च। नहीं, न्यूटन ने जो बेसिक लॉ बोला है ना, तो बेसिक लॉ हमारा प्रायोगिक तो नहीं आएगा ना, फंडामेंटल आएगा। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, फंडामेंटल करोगे कि हाँ बेसिक मतलब ऊपर से नीचे गिरती है, खाली इतने बात हुआ। न्यूटन ने सबसे पहले क्या देखा कि ऊपर से नीचे चीजें गिरती है, बस गिरती है, इसको उसके बाद क्यों गिरती है, क्या हुआ, उस सब बात की बात है। तो अगर ये बेसिक वर्ड नहीं होता उसमें तो हम किसी और के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है बेसिक लॉ, तो बेसिक किसके लिए होता है, फंडामेंटल के लिए। होता है। तो ये मैं आपको जो कोशिश कर रहा हूँ कि इन टेक्निकल वर्ड को मतलब आपको चूज करने में मैं आपको एक्सपर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चीजें वही रहती है, एक आध वर्ड खाली आगे पीछे होने से क्या होती है, आपका आंसर अलग हो जाती है। आप बताओ इसमें से किसी को कोई डाउट है। सुरेश जी आप बताएं, कोई डाउट है। नहीं सर। क्लियर है सर जी। सर हाँ जी। सर जैसे ये बेसिक लॉ है तो फंडामेंटल रिसर्च है, तो सर ऐसा कुछ वर्ड है टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो अप्लाइड के लिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए और ऐसे टाइप के लिए हाँ हो, मतलब जो पकड़ में आ जाए। बिल्कुल है। मैंने आपको, आप पीछे पिछला वीडियो देखिएगा। अप्लाइड के लिए होती है कि पहले से कोई लॉ, कोई थ्योरी, कोई आपका वो प्रिंसिपल होती है, मतलब कोई सिद्धांत होती है, और उस सिद्धांत के होना, उस पर हम काम करते हैं अप्लाइड के लिए। अप्लाइड शब्द ही बोला जा रहा है कि अप्लाई किया जा रहा है, तो किस पे अप्लाई करोगे, कोई पहले से कोई एक लॉ बना, एक आपका, हम बोलते हैं ना जब भी हम कोई साइंस के, जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या होता था, आपका एक होती है सिद्धांत लिखते थे हम लोग। तो उस सिद्धांत के बेसिस पे हम लोग जब कोई चीज को हम प्रूफ करते हैं तो वो अप्लाइड होती है। और अप्लाइड किसके लिए होती है,
वो किसी सिंगल के लिए नहीं होती है, अप्लाइड लॉ पूरा जनसमूह के लिए होती है। जैसे मान लीजिए हमने बोला था जब हमने इसको क्लास लिया था कि रैगिंग, रैगिंग क्या सिंगल किसी एक इंसान का समस्या है? नहीं, ये एक सामाजिक समस्या है। जैसे सती प्रथा, जैसे दहेज प्रथा, ये एक सामाजिक समस्या है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत समय लगता है, तुरंत नहीं होता। जैसे एक्शन रिसर्च का परिणाम क्या होती है? तुरंत। तो क्विक, क्विक एक्शन। तो क्विक ऐसा कोई शब्द रहेगा जो तुरंत रिजल्ट मिलती है। कैसे होगा? जैसे क्लास में कोई बच्चा मान लीजिए कि कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, तो टीचर ने उन पे, उस बच्चे पे कुछ एक्शन लिया, उसको समझाया, उसको डांटा, उसको घर मतलब क्लास से बाहर किया, कुछ किए, जिससे क्या हुआ, ये समस्या समाधान हो गई, तुरंत हो गई ना। ऐसा तो नहीं कि उस समय टीचर उस समय कुछ एक्शन लेंगे और उसका परिणाम आपका मतलब कुछ बाद में आएगा, ऐसा नहीं। तुरंत ही क्लास में क्या हुआ, शांत हो गया, उन्होंने कर दिया। तो तो ये इसलिए अप्लाइड हुआ क्या? ये तो एक्शन हुआ ना सर। नहीं, वो अप्लाइड नहीं हुआ, वो एक्शन हो गया। और अप्लाइड कैसे होता है? तुरंत नहीं होता। जैसे रैगिंग की समस्या है, तुरंत नहीं हुआ, कोर्ट में केस गया, कोर्ट में उसका एनालिसिस किया, क्या हो सकता है, सब सारा चीजें देखे, समय लगा, लेकिन उसके बाद वो होती है। तो अप्लाइड में क्या होती है, एक टाइम लगता है। और क्या होती है, वो जनसमूह के लिए होती है, मतलब पूरे ग्रुप के लिए होती है, किसी सिंगल के लिए नहीं होता है। और अप्लाइड क्या होती है, पहले से कोई स्थापित कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल्स होता है, उसके उस पे हम काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है अप्लाइड के लिए। जो अप्लाइड वाला वीडियो आप लोग देखिएगा, और बुक तो है, बुक से पढ़ने से आपको उतना ज्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि अप्लाइड कब करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा। क्वेश्चन 13, which one of the following is not type of experimental method? आप बताओ कि कौन सा इसमें से एक एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है। सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, और ऑप्शन डी है रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। अब आप लोग अपना पूरा दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या हो सकती है इसमें। अब देखो, जो ये जो आपका ये इसका मतलब हिंदी होती है अवशिष्ट होती है, रेसिडुअल है ना, इसका मतलब हिंदी में बोल देता हूँ अवशिष्ट। ए और डी, कोई एक बताए, आप ऑप्शन मत दीजिए, एक चीज बताएं, ए होगा या डी होगा 13 का। ओके, मैं आपको सर थोड़ी से बता रहा हूँ। ये जो डी वाला है जो सर, ये रेशनल, ये क्या सर, अंतर्ज्ञान है क्या सर? इसका क्या मीनिंग है? रैशनल, रैशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। रेशनल का क्या मतलब है? तर्क संगत। तो सर इसका हिंदी हो जाएगा तर्क संगत। डी आएगा सर, फिर मुझे लगता है। डी फॉर, डी बोल रहे हो कि बी बोल रहे हो आप? डी सर, डी। डी फॉर डेंजर। रेशनल, हाँ सर, डी वाला, डी ऑप्शन, रेशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। देखो मैं आप बता दे रहा हूँ आपको, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होती है उसको हम सिंगल ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, पैरेलल ग्रुप में, इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं। जो आपका रेसिडुअल होती है, जो अवशिष्ट होती है, इसका हम क्या करते हैं, ये एस्टिमेट करता है एक्सपेरिमेंटल एरर, जो निकल हम जब करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, उसके जो त्रुटियां निकलती है, उसको हम उसके ऊपर हम काम करते हैं, मतलब उसमें सब साथ करते उसके ऊपर हम उसमें वर्क करते हैं। और तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसमें? ऑप्शन क्या पूछा है क्वेश्चन में? बी सर, सी होना चाहिए सर। नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल ओके, मेथड? नॉट, टाइप। नॉट है, नॉट। तो क्या होगा, कौन सा होगा? सिंगल बी, वाला ऑप्शन बी होगा। बी होगा। बी फॉर बॉय, सेकंड वाला। ये अवशिष्ट मतलब क्या? विशिष्ट का अवशिष्ट, अवशिष्ट? अवशिष्ट मतलब आपका जो बचा हुआ है, मतलब जब आपको माइनस करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद जो बचता है, अवशिष्ट।
रिमेनिंग क्या ओके, करेगा। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सपेरिमेंटल का इसके साथ नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये आपका जो है बी है, जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट सर करेंगे। इसमें कारण समझाएंगे क्यों? हाँ जी, इसमें कारण समझाएंगे कि ये आंसर करेक्ट क्यों है? अभी मैंने बताया ना कि ये जब कोई एरर निकलती है ना, रेसिडुअल क्या होती है, ये एस्टिमेट करता है एक्सपेरिमेंटल एरर। जो आपको सब्सट्रैक्ट आप पढ़े होंगे कि जब मीन निकालते हैं तो हम एब्सोल्यूट मीन निकालते हैं, बहुत तरह के मीन निकालते हैं, उसमें हमें बहुत सी हमें प्लस माइनस करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ऑब्जर्व रेस्पॉन्स और जो प्रेडिक्टेड रेस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक मान लीजिए कि किसी पार्टी के लिए चुनाव का पहले एक सर्वेक्षण हुआ, एक मतलब आपका सर्वे हुआ, और सर्वे में बताया गया है कि इस पार्टी को जो है आपका 300 सीट मिलने वाला है। लेकिन जब एग्जाम, जब आपका जब इलेक्शन हो गया तो पार्टी को मिला 320 सीट मिला। तो ये क्या हुआ, हमने प्रेडिक्टेड क्या किया था 300, और मिला कितना, एक्चुअल ऑब्जर्व कितना हुआ 320। दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 320 माइनस 300 20 आ गया, ये अवशिष्ट हो गया जो रिमेनिंग होता है। तो इसके साथ क्या हुआ, इसका इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं रेसिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल जो वैल्यू मिलेगी और जो हमने जो आपका जो मतलब जो भविष्यवाणी किया है, इन दोनों का जो अंतर है उसको निकालना। तो इसमें आपका हम कोई इसमें एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है, हम इसका डेटा लेते हैं, डेटा को हम एनालिसिस करते हैं। आप बताओ अगर चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई प्रयोग करते हैं, प्रयोग तो करते नहीं है, हम सर्वे करते हैं, बहुत सी बाकी सब चीजें करते हैं ना। क्लियर हो गया। हाँ सर्वे करते हम, जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। उसको प्रयोग तो करते नहीं है हम, वैसे उसी प्रकार से जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम बहुत से और भी चीज होती है कि अगर हम पीने का पानी का उपयोग अगर हम इस रेट से करेंगे तो हमारे सामने 2030 तक ऐसा समस्या आएगी। तो हमने क्या किया सर, उसके हमने कुछ प्रयोग तो नहीं किया। तो ये सारे में क्या आता है, आपका एक्सपेरिमेंट नहीं आता है, इसे हम कहते हैं ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए करेंगे। Deconstruction is a popular method of research in basic science. Option A, option B, applied science, option C, social science, option D, literature. Deconstruction क्या होती है, ये एक आपका फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल होती है, मतलब फिलोसॉफिकल एंड आपका जो है नॉर्मली इसका हम आपका जो जो साक्षरता जो होती है, लिटरेरी एनालिसिस करना, फिर किसी चीज को डिराइव करना, तो ये इससे आती है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका, लिटरेचर के लिए हो जाएगा, साहित्यिक मतलब जो आपका इसके लिए होगा। तो डी कंस्ट्रक्शन का संबंध इससे होती है, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसमें अप्लाइड कुछ नहीं करना है, सोशल साइंस कुछ नहीं करना है। उसका डेफिनेशन ये बताता है आपका कि ये फिलोसॉफिकल और आपका जो लिटरेरी जो होती है उससे संबंधित होती है। उसको किसी उसके जो रिजल्ट जो परिणाम निकलती है वो उसको हम कहते हैं डी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 15, the research stream of immediate application is option A, conceptual research, 15 का B, action research, fundamental research, empirical research. Okay, मैं बाकी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, मैं बाकी लोगों से पूछूंगा। साक्षी जी क्या होंगे बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर। साक्षी जी हमारे साथ है, साक्षी सिंह। हम चाहेंगे आप बताएं 15 का क्या आंसर है। नीतू साहू जी आप बताएंगे, प्लीज बताएं माइक खोल के।
सर जी बी हो। बी क्यों होगा? बी का कारण बताएं, बी क्यों होगा? हाँ बी तो होगा, लेकिन मुझे नीतू जी आप कारण बताएं, एक्सप्लेन कीजिए, आपको बी क्यों लगता है बी होगा? नीलम जी आप बताएं क्या होगा आंसर 15 का? नीलम जी हमारे साथ है? अगर आपका ऑडियो काम नहीं करता मैसेज कर सकते हैं नीलम जी, हम मैसेज कर लेंगे। पूनम जी आप बताएं। सर मैं आज ज्वाइन की हूँ, ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ है तो समझ नहीं आया। एक्शन रिसर्च के बारे में कोई व्याख्या कीजिए पूनम जी को। सर हम बताते हैं, मैं हाँ बताती हूँ। हाँ जी। सर इसमें क्या बताया, इमीडिएट एप्लीकेशन, मतलब उसी समय हमें अप्लाई करना है, और एक्शन रिसर्च की भी यही कंडीशन है कि तुरंत जो भी हमारे साथ समस्या है तो उसका, जैसे स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है तो टीचर वहीं एक्शन लेगी, या मस्ती कर रहा है तो उस पे उसी समय एक्शन लेना है ना? जी आपको क्लियर हो गया? जी सर। क्लियर हो गया। जैसे मान लो कि एक्शन रिसर्च का तुरंत, इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये इमीडिएट एक्शन होता है। और ऐसा एग्जांपल क्लासरूम में इसका और होती है कि ये किसी सिंगल पर्सन के लिए, व्यक्तिगत समस्या को हल करने के लिए होता है, पूरा कोई समूह, मतलब कोई सामाजिक या समूह, मतलब सबके लिए नहीं होता है। क्लास में अगर टीचर, उनको क्लास को हैंडल करनी है तो ये टीचर की व्यक्तिगत समस्या है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एक्शन रिसर्च हो जाएगा। लेकिन अगर यही अगर आपको पूरे एक समाज के लिए होता है, जैसे आपको अभी हमने बात किया था कि रैगिंग हो गया, पूरे सामाजिक समस्या है, दहेज प्रथा हो गया, सामाजिक सामाजिक समस्या है, वैसे आपका सती प्रथा हो गया, तो ये इसमें हम, उसमें क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है। और डिटेल तो हमने बात कर ही चुके हैं, आप लोग उसको पढ़िए, स्टडी कीजिए। जो लोग नए आए हैं, आपके पास पूरा वीडियोस भी है, सारे सीरीज है, इसके अलावा बुक्स है, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछिए, पर्सनल पे भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी कर सकते हैं, आपको हर तरह से असिस्ट किया जाएगा। ओके, तो फिर एक्शन रिसर्च कैसा ही आंसर है? 16 कीजिए। यहाँ आप लोग पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे एग्जाम में तो सामना करना ही पड़ेगा, वहां तो नहीं भाग सकते ना, वहां तो करने ही पड़ेंगे, वहां तो फिर तुक्का मारोगे तो फिर क्या होगा, तुक्का मुझे लगता नहीं है, कोशिश करो करने की, सब हो जाएगा, इतने सारे लोग हैं, सब आपको हेल्प करेंगे। 15 का भी सही है, 16 करें। मैं चाहता हूँ कि 16 का मैं ना पढ़ूं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ के आंसर दो, क्योंकि एग्जाम में भी आपको पढ़ के ही देने होंगे, कोई पढ़ेगा नहीं आपके बिहाफ पे, तो आप लोग खुद पढ़ के देने की कोशिश करो, वरना मैं पढ़ के बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 16 के लिए आंसर दीजिए, क्या होगा? करते करते सब आ जाएगा, सबको आ जाता है धीरे धीरे, कोशिश तो करो आप। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? Which of the following statement is not true in the context of the participatory research? मीना जी ए बोल रहे हैं, राधिका जी बी बोल रहे हैं। ओके, अब देखो, मुख्य जो उद्देश्य होती है शोध की, क्या पूछा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट लिखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर, पहला ऑप्शन है। इट एम्फेसाइज ऑन द पीपल, ऑन पीपल एज एक्सपर्ट,
ऑप्शन सी है इट इज ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। ऑप्शन डी है इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। चलो मैं बता देता हूं आपको कि इसे पूछा है कि नॉट पूछा है। विच ऑफ द इसमें फॉलोइंग सी आएगा, ट्रू? सी आएगा क्या सर? इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ये सही है क्या गलत है, ये बताइए ऑप्शन डी वाला। हाँ कि ना? रिसर्च का क्या होती है मतलब आपका जो पार्टिसिपेटर जो शोध जो करते हैं हम लोग, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होती है? ज्ञान की उत्पत्ति करना, ऐसा है? हाँ सर क्या है। नहीं होती ना सर, नॉट है ना। हाँ नॉट है। मैं बता देता हूँ कि रिसर्च जो होती है इन्वॉल्व होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फेनोमेना होती है, और जिसकी जो पर्पस होती है क्या क्या होती है? डिस्कवर करना, अनकवर करना, एक्सप्लोर करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, डिस्क्राइब करना, जिसको हम लोग डेस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं इसमें। फिर हम थ्योरी का हम टेस्टिंग करते हैं, उसके कोई अगर कैजुअल रिलेशनशिप है उसका हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसको। और क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे जाकर क्या हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम अगला विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है, क्या का प्रेडिक्शन है, ये सारी चीज होती है। तो ये हो क्या क्या इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज नहीं होता है, जबकि नॉलेज तो बहुत होते हैं, बहुत सारे हर जगह पर ज्ञान बिखरा रहता है। उस ज्ञान को आप लोगे कि नहीं लोगे, इसको वेरिफिकेशन करते हैं हम जब। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, ये नहीं होता है। इट्स सोल पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज ऐसा नहीं होता है। कोई ज्ञान है, उस ज्ञान को हम वेरीफाई करते हैं कि ये वैज्ञानिक है कि नहीं है, इसके आधार पर काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। सबको क्लियर हो गया? पंडित जी ऑप्शन डी सही होगा। जी सर, जी सर। समझ मतलब गए? सर उत्पन्न नहीं कर सकते, हम बढ़ा सकते हैं। हम नॉलेज को उसको वैज्ञानिक तरीके से हम देखते हैं, खाली ज्ञान को मतलब बहुत ज्ञान तो हर तरफ है ही, लेकिन उस ज्ञान को बहुत से ज्ञान का हम नहीं लेते हैं ना। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो आप पूछते कि वो साइंटिफिकली है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक होती है आपका व्याख्यात्मक एक्सप्लोरेटरी होती है, फिर क्या होती है डिस्क्रिप्टिव होती है, फिर क्या होती है प्रोडक्टिव होती है। इस तरह के हम इसको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इसका मतलब खाली सोल पर्पस आप मतलब खाली आप बहुत से ज्ञान उत्पन्न कर दिए तो वो नहीं। आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे शोध ऐसी हुई बाद में इसको अस्वीकार कर दिया गया। जैसे बहुत सारे मेडिसिन का बैन कर दिया गया, यूएस में भी ऐसे हुआ बहुत सी जगह में। जब वो निकला था वो तो शोध करके निकला था, लेकिन जब पता चला कि नहीं इसका बहुत सा साइड इफेक्ट है और इसका शरीर पे मन पे अच्छा असर नहीं पड़ता था, तो क्या किया गया? बैन किया गया। तो ज्ञान तो मिला ही था, तो खाली ज्ञान के अगर उद्देश्य होता तो उसको तो बैन नहीं किया जाना होता। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें देखना होगा था इसमें। किसी को डाउट है? कितना क्लोज देखो, कितना आंसर जब दिसंबर में पूछा गया था 2015 आते हैं। सबको क्लियर हो गया? 17 में आएंगे, जी सर। 17 में आएंगे। आप 17 को रीड करिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप रीड करके आंसर निकालो, क्योंकि एग्जाम में आपको रीड करने पड़ेंगे। मैं तो अभी आपके लिए कर दे रहा हूँ। कोशिश करो आप लोग रीड करके आंसर निकालने के लिए, वरना मैं तो हूं ही करने के लिए। The researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in an urban area. What tools should he prefer for this study? एक शोधकर्ता है जो अर्बन एरिया पे पॉलिटिकल पार्टी की, जहां हम लोग अक्सर मैं बात करता ही रहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की आपका पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट जानना चाहता है। क्या करेगा वो? रेटिंग स्केल करेगा, इंटरव्यू ऑप्शन है, ऑप्शन बी इंटरव्यू करेगा, ऑप्शन सी क्वेश्चनर करेगा, ऑप्शन डी शेड्यूल करेगा। 2015 में पूछा गया था। अरे सर।
सर हमें तो सी सही लग रहा है, क्वेश्चनर इज बेस्ट वेरी फॉर द गुड। अर्बन एरियाज, क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं सर यहाँ पर। इसके पीछे रीजन ही बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो ये इजी गोइंग ये सॉल्व कर देंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ जी। कि क्वेश्चन आंसर क्या होती है? ओके, हम थोड़ा सा और लोगों से पूछते हैं। पुष्पा जी, आप बताएंगे प्लीज? पुष्पा जी हमारे साथ है? क्वेश्चन 17 के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। पुष्पा जी, आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसे अगर लॉगिन करके छोड़ दोगे तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि आपको कितना तैयारी हो रही है? अरुणा मौर्य जी बताएं, 17 का क्या आंसर सही होगा? हाँ जी सर, क्वेश्चन ईयर। वेरी गुड। क्यों ऐसा है? क्योंकि सर पढ़े लिखे लोग हैं और ये आप किसी भी सोशल मीडिया या उससे क्वेश्चन ईयर करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अर्बन एरिया है तो इजी भी होगा और बहुत सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों ने काफी अच्छा कोशिश किया है, आंसर भी सही है। पढ़े लिखे लोग तो कहीं हमें बोला ही नहीं है। क्या अर्बन एरिया में अनपढ़ लोग नहीं हो सकते? क्वेश्चन जब करेंगे, आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी होगे तो भी तो आप जवाब तो कुछ कुछ ना कुछ तो राय रखते ही होगा ना। अर्बन एरिया में भी हो सकता है कि कुछ लोग आपका जो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन किसी पे सरकार के आधार पे किसी भी चीज पे उनको कुछ राय तो होगा। उनसे अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, मतलब ओरली मैं पूछता हूँ मान लो, या उनके पास मैं क्वेश्चन को मैं पढ़ के उनको सुनाता हूँ और बोलता हूँ कि बताइए कि आपका क्या राय है कि देश में जो है जैसे बिजली का या महंगाई का, बताइए महंगाई पे आपका आपका क्या राय है? क्या आपको महंगाई ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, या चिकित्सा सुविधा में आपका क्या राय है? तो ये क्वेश्चन और ही होती है। वो जरूरी नहीं कि वो अगर अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं भी होंगे तो भी हम उनको सुना के गए उसको उसी क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं। तो बाकी आपका सही है बिल्कुल। हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन ऐड करेंगे। पर सर ये है ना कि अर्बन अच्छा, एरिया बड़ा होता है ना, बड़े लेवल पे होता है, तो इतना इजी नहीं रह पाएगा जितना कि क्वेश्चनरी बेस ये हो जाएगा। हाँ जी, 18 के लोगों ने आंसर दे भी दिए हैं। जानकी जी सी बता रहे हैं। जानकी जी आप सी क्यों बता रहे हैं, बताएं एक बार। जानकी जी आप क्वेश्चन का पढ़ के ना सबको समझाइए और फिर बताइए कि आपने ऐसा क्यों बोला। 17 का था वो। अच्छा, 18 लिखा था ना आपने, 18 सी लिखा था ना। हाँ वो गलती से। कोई बात नहीं। रंजना जी आपने भी 18 लिखा था कि 17 लिखा था? सर हमने फिर 17 कर दिया, वो बाय मिस्टेक हुआ था सर, 17 का सीट। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे 18। ओके ठीक है। आप लोग पढ़े। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन का पढ़ के एक बार आंसर निकालो, क्योंकि वहां तक तो आपको खुद ही पढ़ने होंगे। मैं देखो ये भी एक आपको सपोर्टिव मतलब आपको दे रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहा है तब आप कर पा रहे हो। तो ये एक सपोर्टिव है। आप मतलब किसी को वो करके चल रहे हो। आप अपने से पढ़ो ना एक बार। और रिसर्चर intends to explore the effect of the possible factor of the organization of effective midday meal in आपका intervention। तो मिड डे मील के बारे में उनको जानना है एक शोधकर्ता को। तो अब आगे बोलो क्या हो सकता है, आगे बढ़ के बोलो। एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा सर इसमें। बी। बहुत अच्छा, आप लोगों ने कितना अच्छे बोल दिया। एक्सपेरिमेंटल आएगा कि एक्सपोज फैक्टर मेथड आएगा कि डिस्क्रिप्टिव आएगा? सर बी आना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव आएगा। कोई नहीं, आप कोशिश करो। मुझे लगता है सर एक्सपेरिमेंट। आपको क्या लगता है कौन सा आएगा? सर इंटरवेंशन मतलब इंटरवेंशन का मतलब आप बोलो। इंटरवेंशन मतलब होती है कि जैसे दोनों के बीच में रिसर्चर इंटेंड टू एक्सप्लोर द पॉसिबल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कितना आपका असर पड़ता है, मतलब उनके बीच का आपका जो संबंध है मिड डे मील के साथ कितना इफेक्टिव है, ये हुआ। विच रिसर्च मेथड विल बी, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ये देखना चाहता है कि मिड डे मील का कितना इफेक्टिव हो रही है, कितना प्रभावशील हो, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स इसमें प्रभावित हो रही है, उसके जानने की। एक्सपेरिमेंट आएगा सर।
सर डी लग रहा है सर। एक्सपेरिमेंट आप कहाँ करोगे, किसके ऊपर करोगे? जो आप कोई खाना खा चुका डी होगा। डी सर डी। हाँ जी, खाना खा चुका है, उसके बाद देखोगे ना बच्चों में क्या असर पड़ा। आप वहां पे ओके सर, ओके सर, पंडित जी है ना, ओके सर। किसी ने हाँ खाना जी। खा चुका है, एक्सपोज फोटो क्या बोलता है? आपने खाना खा चुके हो या कोई काम हो चुका है, मैंने बोला था ना। घटना घटने के बाद तुरंत उसको इफेक्ट देखना होता है, प्रभाव हाँ, देखना होता है। कि बच्चों में आपका हेल्थ कैसा हुआ या उनका रिएक्शन कैसा हुआ, या उनसे पूछा गया भाई खाने में कंकड़ तो नहीं था, खाना टेस्टी था, तो आप उसमें प्रयोग क्या करोगे बोलो? सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को तो बताएं। नो सर। सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इस मेथड को। किसको? एक्स एक पोस्ट फैक्टर होता है कि कोई घटना घट चुकी है लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, उसका जो हम प्रभाव को जानते हैं। जैसे मान लो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है कहीं पे, तो ट्रेन एक्सीडेंट के अगले दिन क्या होती है, हम उसका कारण को जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपका टेक्निकल फॉल्ट था, या कोई साजिश था, या कोई मानवीय गलती था, या आपका सिग्नल में गलती हुआ था, या ड्राइवर की गलती था, हम देखते हैं ना। अगर आज अगर ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम कल ही जाके पता करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम 2 महीने बात करेंगे, 4 महीने बात करेंगे, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो एक पोस्ट फैक्टर वो होता है, एक ऐतिहासिक शोध और एक पोस्ट हिस्टोरिकल शोध आपका जो होती है ऐतिहासिक शोध में, और एक पोस्ट फैक्टर में ये अंतर होती है कि ऐतिहासिक शोध बहुत पहले हो चुका है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपका जो मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का बहुत पहले हो चुका है, सैकड़ों हजारों साल पहले हो चुका है। लेकिन एक्स पोस्ट में क्या होती है, बस हुए, जस्ट हुई है, उसके बाद का हम चीजों को नापते हैं। मान लीजिए कहीं कोई अपराध हुआ है, तो अपराध होने का क्या करते हैं हम, तुरंत बाद ही जाके इन्वेस्टिगेशन टीम उसको नापता है। क्यों होगा? वो ऐसा तो नहीं कि अपराध आज हुआ मतलब 10-20 साल बाद जाके वो कुछ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसे इसी तरह से कोई दुर्घटना घटी है, कोई अपराध हुआ है, या कुछ ऐसे कुछ जैसे जिस समय जापान में जब आपका एटम बम गिरा था, उसके तुरंत बाद ही जो है डॉक्टर्स के एक टीम थे, एक्सपर्ट का टीम, वो ये देखने में लगे थे कि एटम बम के विस्फोट के बाद लोगों के रिएक्शन, लोगों में बॉडी में कैसा बदलाव आता है। तो वो तो उसी समय देखेंगे ना। वो अगर सोचेंगे कि नहीं मैं 10-20 साल बाद जाकर देखूंगा, तो उनको मिलेगा डेटा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या होती है, इसे कहते हैं हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड कहते हैं। तो किसी को, बच्चे ने खाना खाया, अगर बच्चे ने आज खाना खाया, अगर मैं 3-4 महीने बाद पूछूंगा तो मुझे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आज अगर खाना खाया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद जाकर उसको पूछता हूँ तो मुझे खाना कैसा लगा, टेस्टी था, या खाने का जो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या था, या खाने में कुछ खराबी तो नहीं थी, बासी तो नहीं था, उसको हम क्या करेंगे, क्या होगा उसके लिए, एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड से अप्लाई करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। आप लोग एकदम बेझिझक माइक खोल के बताएं, मतलब बोले। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का आ जाए अच्छे से। ये यूनिट ही ऐसी है, से बहुत समय लगता है, बहुत बार रिपीट करने पड़ते हैं, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खाली बोलो। तभी तो मैंने इतना समय दिया, बाकी यूनिट में इतना समय लगेगा ही नहीं। नीलम जी आप बताएं प्लीज, 18 का आंसर क्या होगा और क्यों होगा? नीलम जी हमारे साथ है? नीलम साइनी, तो बताओ हम कैसे करेंगे। जब आप हमारे साथ होंगे, हमें आप हमें रिप्लाई देंगे, आपके डाउट को मैं समझूंगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तभी ना ग्रोथ होगा। कैसे होगा बताओ? ओके, 19 करें। इन क्वालिटेटिव, पढ़ू मैं सर क्वेश्चन? हाँ जी पढ़े, आप आंसर करें। हाँ, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मे बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सी पैरामीटर एकदम क्या बोलते, खतरनाक या डिफिकल्ट वाली या क्रिटिकल, मतलब हाँ थोड़ी दिक्कत वाली समझी जाती है। हाँ, मतलब डेटा कलेक्शन या डिजाइन बनाना, सैंपल डिजाइन बनाना, और कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे वो देखना, या फिर डेटा कलेक्शन विद
empirical evidence, data gathering to take place with top down systematic evidence. कौन सी पद्धति मतलब कौन सी चीज सबसे दिक्कत वाली है? हाँ, इसमें कुछ हिंदी बोल देता हूँ जिन लोगों को हिंदी में कर रहे हैं। ये इसका मतलब होती है आपका जो आयोजन की हिंदी होती है, इसका मतलब होती है आपका आदर्श। इसका मीनिंग होता है आदर्श। जिन्होंने हिंदी में जो लोग करके रखे हैं उनके लिए। हाँ, आंसर बताइए कौन से होंगे, मैं इसको सही करता हूँ, पेन में कुछ दिक्कत आई है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन 19 के बताएं, 19 का क्या होगा आंसर? की आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है मेरे? हेलो सर इसका बता दीजिए प्लीज, सी का जो यहाँ पे एम्पेरिकल एविडेंस है, इसका हाँ, मीनिंग क्या होगा? मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, ये आपका ये जो मतलब होती है, इसका मतलब क्या? आदर्श। और क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है बताइए पंडित जी? मैंने बोला था आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को करने के लिए। जी सर। पंडित जी, जी सर। प्रयोग सिद्ध होती है एम्पेरिकल का हिंदी। ओके। एम्पेरिकल जो होती है इसका हिंदी होती है प्रयोग सिद्ध। आप लोग दोनों याद करें, बहुत हेल्प करेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ, अब बताएं 19 का क्या बोलेंगे आंसर? इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइज्म किसने आंसर दिया? नहीं दिया अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग? ए हाँ जी, आएगा क्या सर? ए हाँ जी, आएगा क्या सर? ए सर। ये आएगा। आप ये बोल रहे हो, ओके ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि आंसर सही है गलत है, मैंने आपके आंसर को बोला, आपने आंसर दिया, अभी बताता हूँ कि कौन सा सही होगा। रंजना जी बोले 19 का डी। ओके, इन क्वालिटेटिव रिसर्च आपका पैराडाइज्म मतलब जो क्वालिटेटिव जो गुणात्मक जो शोध होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल? बताइए कौन से स्थिति जो है नाजुक कहलाएगा? ऑप्शन ए है डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, क्या ये नाजुक कहलाएगा? ऑप्शन बी सैम्पलिंग डिजाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, प्रायिकता सैंपल टेक्निक से सैंपल लेना, ये नाजुक कहलाएगा, क्रिटिकल कहलाएगा। ऑप्शन सी है डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस, डेटा कलेक्शन बॉटम अप क्या क्या ये कहलाएगा? डेटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विथ टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस। आप देखना है इसमें से मेन बात क्या कह रहा है, मेन कौन से वर्ड से आप इसको, मतलब आपका जो कनेक्टिंग वर्ड है, इस वर्ड को पहले पकड़ो, आंसर आपको फट से मिल जाएगा। क्या बोला है? क्वालिटेटिव। इसको देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो डेटा कलेक्शन जब बॉटम अप जाता है वो क्या होती है आपका एक, हमने बात किया था, प्रयोग सिद्ध होती है, एम्पिरिकल एविडेंस होती है। ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि स्पष्ट रूप से, मतलब या तो स्पष्ट रूप से बोलेगा या फिर वो उलझा रूप से बोलेगा जब आप इस तरह से करते हो, जो क्वालिटेटिव जो होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं होती है। तो पर्पस जो होता है आपका क्वालिटेटिव गुणात्मक शोध के, ये रिसर्चर को एक जिस स्टेज में जाता है, मतलब जो शोध करके वो डेटा एनालिसिस करके, कि डेटा को मिल गया, उनको डेटा कलेक्शन किया और क्या हुआ इसमें बॉटम अप, तो इसमें उनको बहुत ज्यादा क्या होती है, नाजुक स्थिति होती है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती है। क्वालिटेटिव में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब कोई एक बात अगर कोई अगर एग्री करेगा, दूसरा जरूर नहीं एग्री करेगा ही करेगा। जैसे आप देखते हो कि
दर्शन शास्त्र में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो क्वालिटेटिव होती है, गुणात्मक होती है, तो हमें हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है बताने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी होगा सी सही। सी क्योंकि अगर ये क्वांटिटेटिव होता तब तो मतलब सबको मानने का बाध्य होते, लेकिन ये क्वालिटेटिव है, तो बॉटम अप जो है आपका एम्पिरिकल जो एविडेंस है वो बहुत क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, यानी नाजुक हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाता है। आप लोग एक चीज देखते हो कि जितना हमने पढ़ाया है, आप लोग जितने पढ़े हो, बहुत डिटेल में पढ़ने, जब आपको नॉलेज रहेगा तब आप इन सब चीजों को निकाल पाते हो। क्वालिटेटिव का नेचर क्या होती है, क्वांटिटेटिव का नेचर क्या होती है, तभी आप आंसर को कर पाओगे ना। कुछ नहीं है, खाली क्वालिटेटिव वर्ड ही बता देता है और कुछ नहीं है। अगर आपने क्वालिटेटिव का मतलब अच्छे से समझा है कि ये इसमें कोई आपका न्यूमेरिक डेटा नहीं होता है, तो सबसे बड़ी चैलेंज तो इसी में आती है कि आप बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस उसको आप डेटा कलेक्शन करते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होती है आपका क्रिटिकल सिचुएशन आती है। किसी को डाउट है? सबको क्लियर हो गया? मेरा मुख्य उद्देश्य है इस तरह से कराने का कि आप उस वर्ड को पकड़ो जिसके जरिए आप आंसर तक पहुंच जाओ। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो वर्ड ही आपको पकड़ा देगा, आपको कैच करा देगा कि कौन से आंसर सही है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ अच्छे से आ ही जाए। वो एक कनेक्टिव वर्ड होती है, या तो वो वर्ड ये रोल प्ले करेगा कि आपको गलत ऑप्शन को निकाल देगा, या फिर वो वर्ड वो रोल प्ले करेगा कि आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचा देगा। उसी को पकड़ने होते हैं। मेरा पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का जो मुख्य उद्देश्य, एक तो आप लोगों को इससे फैमिलियर कराना है कि आप लोग क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, और दूसरा मेरा ये है कि उस वर्ड को आपको कैच कराने की टेक्निक सिखाना कि जिससे आप रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करो या करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ उसी एक दो वर्ड के साथ। और इसी को यही होता है आपका स्मार्ट तरीके से आंसर देना, क्योंकि हर एग्जाम में बोलते ही हैं कि हम तो कल यही देखना चाहते हैं कि बच्चे कितना स्मार्ट तरह से उसको पकड़ते हैं। वो क्लू दे ही देते हैं साथ साथ, मतलब जो क्वेश्चन बनाते हैं वो क्लू के साथ ही बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन 20 करें। क्वेश्चन 20 में आपको क्या बोला गया है? देयर आर, यहाँ पे देखो रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन को बहुत ज्यादा अच्छे से आप अप्लाई करो, बहुत अच्छे से कर पाओगे। देयर आर टू सेट्स गिवन बिलो। सेट 1 कंसिस्ट ऑफ द मेथड ऑफ रिसर्च। दो सेट दिया गया है नीचे। पहला सेट में क्या है आपका? रिसर्च, शोध की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ रिसर्च है। एंड सेकेंड सेट टू इंडिकेट्स देयर प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक, उनके गुण धर्म के बारे में सेट 2 में बताया गया है। आप इसका रिसर्च मेथड और इसके गुण धर्म है, इसको मिलान करनी है आपको। एक्सपेरिमेंटल मेथड जानती हो क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड जानते हो क्या होती है? डेस्क्रिप्टिव मेथड ये भी जानते हो आप क्या होती है? और इसके बाद क्या है आपका? कौन सा क्वेश्चन था? 20 था, 20 के नीचे है। और डी में क्या गया आपको? ओके, नहीं इसमें और भी है। सिंबॉलिक इंटरैक्शन डी में है। ऑप्शन में है क्या? एक्शन रिसर्च है। ये थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार किया तो आप अपने फोन से हो तो उससे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे बार बार करने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? आप पढ़ो सारा, एक बार रीड करो। इसको हिंदी में बोल देता हूँ, ये होते है हस्तक्षेप करना। इंटरवेंशन मतलब, तो आप लोग हिंदी इसका करो। इंटरवेंशन कितना क्या देगा आंसर 20 का?
हाँ, आप इसको बता दीजिएगा सर, क्योंकि ऊपर भी थोड़ा सा अलग है और नीचे भी है, तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है सर। ओके ठीक है। सबसे पहले कोशिश करो आप लोग कि रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कैसे करते हैं। इसमें आपको बताया गया है, एक्शन रिसर्च के बारे में बताया गया है, एक्शन रिसर्च और सारे फैक्टर्स। आपको बताने कि कहाँ पे आपको ए के साथ कैपिटल ए क्या था आपका कैपिटल ए में, मतलब आपका जो पहला क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किससे मैच करता है? थर्ड वाले से मैनिपुलेटिंग इन थर्ड इंडिपेंडेंट। तो फिर आप देखो ऑप्शन कहाँ मैच करता है इसमें। ए का थर्ड किधर है? ऑप्शन डी में है। कहीं पे और थर्ड है? नहीं है। मिल गया आंसर आपको। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, ये इसी को पकड़ने पड़ते हैं। सर बी में भी है ना सर? बी में थर्ड। थर्ड, ठीक है। अगर बी में दो जगह का थर्ड है तो फिर हम इसे चेक करेंगे। मतलब ए और हमारे सामने क्या हो गया, रॉन्ग आंसर में हमारा ए कट गया और सी कट गया, राइट। और बी और डी में देखनी है अंतर कहाँ पे है। तो अब आप बी का चेक कर लो। मतलब अगर आपको ये दोनों में मैच कर गया तो कौन से मैच नहीं करता है? बी सी, इसमें से कोई एक चेक कर लो, कोई मैच करा लो। क्या पॉसिबल है? बी में क्या बोला गया है? वो भी मैच कर रहा है सर, और सी वाला भी मैच कर रहा है सर। डी के साथ मैच कर रहा है, हाँ सर। ऑप्शन डी के साथ। देखो बी में क्या बोला गया है, बी में बोला गया है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, बी में है। आप एक्स पोस्ट फैक्टो का किससे मैच कराओगे? ऊपर देखो क्या क्या बोला है इसमें। छठा क्या बोला है? एग्जीक्यूटिव एनालिसिस, जो पहले हो चुकी है उसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं आपने। तो क्या किससे मैच किया इसमें? सॉरी, इसमें सातवां क्या बोला है? छठा, ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन द डिपेंडिंग वेरिएबल एंड मेकिंग प्रूफ्स इनटू फैक्टर्स वेरिएबल विच एक्सप्लेन इट। जो आप ऑब्जर्व करते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे और उसके साथ आप मैच करते हो, उसका अध्ययन करते हो कि कौन उसके साथ आपको, जैसे अगर घटना घट चुकी है तो उसके बाद का क्या होगा। पांचवा क्या बोल रहा है आपका? ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करंट एंड स्टेटस ऑफ फेनोमेना। और नीचे क्या बोला था आपका? डेस्क्रिप्टिव मेथड। इसे हम क्या करते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, जब डिस्क्राइब करेंगे तो क्या आएगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा हमको कोई किसी घटना घटने के ऊपर। तो सी के साथ कौन सा मैच करेगा? पांचवा मैच करेगा। तो सी के साथ पांचवा, बी में भी है इसमें भी है, दोनों में है। तो फिर बी का चेक कर लीजिए। बी का क्या हो जाएगा आपका? बी के साथ बोला है यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो। तो एक्स पोस्ट फैक्टो इसमें से कोई व्याख्या करता है एक्स पोस्ट फैक्टो के? वन नहीं करता, सेकंड नहीं करता, थर्ड करता है मैनिपुलेटिंग एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेट हम कहाँ करते हैं? हम एक्स पोस्ट फैक्टो में तो हम कुछ मैनिपुलेशन हम करते नहीं है, हम उसमें कहाँ करते हैं? एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। अब मैच कराइए, क्या बोला है? ये वाला पार्ट, सिक्स वाला पार्ट मैच कर रहा है। जो घटना जी सर। है उसके ऊपर उसके जी इफेक्ट के बारे में अध्ययन करता है। तो बी के साथ क्या हो जाएगा आपका? सिक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन 4, हाँ ठीक है सर, डी। ठीक है, तो क्या होगा? हाँ ऑप्शन डी आएगा, डी से है। ये एक टेक्निक होती है कि आपको पूरा नहीं देखनी होती है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हम चेक करने होते हैं, यहाँ इस जगह पे, कि कौन सा सिमिलर है उसको हमें चेक ही नहीं करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए का तो हमने चेक कर लिया और देखते हैं बी का क्या, सब जगह अलग अलग है। बी का इसमें थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड है और सिक्स्थ है। अगर बी का हम चेक कर पाएंगे हमारा काम अलग कर देगा। लेकिन अगर सी को चेक करेंगे तो सी के इसमें भी पांचवा है, इसमें भी पांचवा है, तो हमें फिर से क्या उलझा देगा, मतलब अलग नहीं कर पाएगा। वैसे अगर आप ई का चेक करने जाओगे तो ई का इसमें भी आपका सातवां है, इसमें भी वन है, तो ई का भी आपका अलग कर देगा कि ए हम पहले कर चुके थे। तो ये तो होगा ही नहीं। इस तरह से आप जो है इसको थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लोगे
तो आपको 60 सेकंड मिलते हैं, लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि वो 35 सेकंड में आप आंसर को पहुंच जाओगे, भले ही आपको सारे का आंसर पता भी ना हो। मतलब सारा चीजों का अगर आंसर पता भी नहीं होता है तो भी आप इससे निकाल सकते हैं आंसर। तो कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट नहीं है? मैं बहुत जल्दी टेस्ट भेजूंगा ये खत्म करने के बाद, और एक ग्रुप में क्रिएट करवाऊंगा टेलीग्राम वगैरह में, जहाँ पे मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सब कुछ काम कर रहा हूँ। आप लोग मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप में से कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो कुछ क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ना, उसी क्वेश्चन उसमें से मैं क्वेश्चन दे दूंगा उनको, और वो क्वेश्चंस को लेकर के रैंडमली लेकर के कोई 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन उनको टेलीग्राम में आप टेस्ट कंडक्ट कराओगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मुझे ग्रुप पे बता देना या पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, वरना हमारे और आपके दोनों के जो परिश्रम है वो उतना काम नहीं करेगा। तो हम बहुत जल्दी जो है उसमें आपको अपने टाइम से आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इसी समय देना होगा, और आपका सारा रिस्पॉन्स आ जाएंगे कि आपको कितना आ रहा है। टेलीग्राम में हम उसका वो करेंगे। हमारा रिसर्च का जो हमें खाली क्वेश्चन ही बची हुई है, इस मैक्सिमम हम इसी हफ्ते देंगे क्वेश्चन आंसर को, उसके बाद हम बीच बीच में करते रहेंगे। अगले हफ्ते से हम मैथमेटिकल पार्ट हम शुरू करेंगे। आप लोगों में से जिसको भी कोई मैथमेटिक्स का अगर कोई टॉपिक नहीं आता है, मैंने मैसेज भी डाला हुआ है, अगर किसी को मैथमेटिक्स का कोई दिक्कत अगर है 6 से लेकर 10 तक, आप लोग मुझे मैसेज कर दो कि ये टॉपिक हमें डाउट है, नहीं आता है, तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे किसी को अगर एचसीएफ नहीं आता है, एलसीएम नहीं आता, तो बता दो पहले, ताकि हम एचसीएफ एलसीएम को मैं आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि बाद में आप बोलोगे कि मैंने इसको नहीं किया था, मुझे डाउट है, तो फिर हम फंस जाएंगे बीच में, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके रिदम में करते रहेंगे। इसलिए आप लोग टॉपिक बता दो, आप लोगों को जो जरूरत। हाँ जी बोले सर मुझे लगता है कि जो सिंपल सिंपल मैथमेटिक है वो 2-3 क्लास ले लीजिएगा सर, आप पहले शुरुआत में। हाँ सर कुछ बेसिक क्लियर करा दीजिए सर। नहीं वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन इतने कंटेंट है कि आपका 2-3 क्लास में होगा। 2-3 क्लास में लूंगा, मैं खाली ट्रिक बताऊंगा, कुछ चीजें बहुत शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, उसके लिए मैं 2-3 क्लास लूंगा। लेकिन 6 से लेकर के 10 तक कितने साल हो गए बोलो, तो 4-5 साल के हो गए ना। तो 4-5 साल के जो मैथमेटिक्स का जो इतनी लंबी लिस्ट है, उसका हम 2-3 क्लास में तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बता दो सर, जैसे एलसीएम और एचसीएफ रूट सर ये सब तो आता है सर, पर थोड़ा हल्का हल्का भूल गया, तो एक बार अगर रिवाइज हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर। ये चीजें बता दूंगा। तब भी अगर कोई स्पेसिफिक अगर किसी चीज को नहीं आएगा किसी को, मैं तो एक बार रिव्यू कर ही दूंगा शुरू करने से पहले 3-4 क्लास में, और मैं आपको बहुत से शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको तो कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, उसे मैं बताऊंगा सारा। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ अगर स्पेसिफिक होगा तो बता देना, क्योंकि सब चीज को तो मैं इतने कम टाइम में नहीं कर सकता। क्योंकि अब 6, 7, 8, 9, 10 कितने क्लास हो गए, 5 साल के, तो 5 साल के हम जो मैथमेटिक्स है तो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो टॉपिक डाउट होगा, जैसा मैं बोल दे रहा हूँ, आपका नंबर सिस्टम हो गया आपका, फिर आपका अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन हो गया, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सारा चीज आपको जरूरत पड़ेगा वहां पे। हाँ सर मुझे लगता है कि जैसे हमारे सिलेबस में है तो उनके अनुसार जो सिंपल सिंपल टॉपिक है तो वो 2-3 दिन में हो जाएंगे ना सर। जैसे परसेंटेज एलसीएम है, वो जो छोटे छोटे टॉपिक निकालना, एलसीएम निकालना, उस मैं बता दूंगा, शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन तब भी अगर किसी को कुछ जानना होगा, किसी को कुछ ऐसे मन में है कि मुझे जैसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और वरना आप बहुत जगह फंस जाओगे। इक्वेशन को सॉल्व कर पाना, लीनियर आपका 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, कभी कभी 3 वेरिएबल की भी जरूरत पड़ती है, ये सब आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा इसको, और हम अगले हफ्ते से ही शुरू कर देंगे। इस हफ्ते तक हम पूरे हफ्ते हम रिसर्च के जितने क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं वो करेंगे। और आप में से कौन लेंगे, पुंडित जी आप लेंगे या कोई और लेगा जो टेस्ट कंडक्ट करा सके? टेलीग्राम में हम ग्रुप बनवा देंगे, और उसमें आप सबका टेस्ट होगा। मतलब टेस्ट आपका इसके बाद आपका हर वीक में या 10 दिन में कोई टेस्ट होगा ही होगा, जितना हम कर चुके हैं, क्योंकि हमने रिसर्च लिया। इंग्लिश वाला है तो सर किसी को बोलिएगा सर, थोड़ा मुझे दिक्कत जाता हिंदी में दे दूंगा मैं आपको, उसे मतलब दोनों में दे दूंगा।
मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही बना कर दे दूंगा। आप जो कर सकते हैं अपनी इच्छा से मैसेज कर देना दीजिएगा प्लीज। सर क्या करना है सर, टाइप करना है क्या सर? मैं आपको समझा दूंगा जी, आपको अभी आप जी। मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा जी कैसे सर, कनेक्ट करते हैं। जी सर, मैं कांटेक्ट करूंगा सर। हाँ जी, आप हर हफ्ते, क्योंकि टेस्ट लेना बहुत जरूरी है और हमारे एक यूनिट खत्म होने जा रहा है और हम टेस्ट कंटिन्यू करेंगे, और टेस्ट के आधार पे आप लोगों को ये परफॉर्मेंस भी आ जाएगा, एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं ग्रुप पे आप लोग प्रेजेंट हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तो आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता, हमें पता नहीं चल रहा है ना कि एक्चुअली क्यों नहीं आ रहा है, या लॉग इन करके आप नहीं हमारे साथ हो।